दोस्तों आज हम देख रहे हैं हमारे यहाँ पर खाली खेत और खाली खेत में कुछ स्पेशल होने वाला है। तो इसी बीच में आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और पूरी जानकारी यहाँ पर मिलेगी कि अब क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरा खाली खेत और खाली खेत में आज से कल्टीवेटर होने वाला है। आज कल्टीवेटर होगा, एक बार पाटा फिरेगा और पाटा कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पर एक नई फसल हम बोने जा रहे हैं। अभी चल रहा है सितंबर और सितंबर का भी आज 12 तारीख हो चुकी है। तो 12 सितंबर को हम लोग यहाँ पर बोने वाले हैं देसी चना। और देसी चना इतना जल्दी अर्ली हम बो देते हैं। अर्ली बोने के पीछे उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि अगर हम यहाँ पर जल्दी बो देते हैं तो उसका मार्केट रेट काफ़ी अच्छा मिल जाता है, तो एक अच्छा पैसा बनता है। तो जिनके पास भी खाली खेत हो उनसे निवेदन है कि इसी तरह से कहीं ना कहीं एक छोटा सा काम कर सकते हैं, जिससे काफ़ी अच्छी अर्निंग तो होगी ही पर खर्च भी कम आता है और कम ड्यूरेशन में कैश क्रॉप की कैटेगरी में ये क्रॉप आ जाती है, जिसमें हम लोग पूरा जानेंगे कि किस तरह से बीज डलता है, किस तरह से फर्टिगेशन होता है, किस तरीके से चारे या नींदानाशक से हम लोग बच सकते हैं, तो कैसे हम लोग उसको बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं। वो सारी की सारी पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं हम लोग। तो बने रहिएगा हमारे साथ पूरे वीडियो में। दोस्तों जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर पूरा खाली खेत है। खाली खेत में आज कल्टीवेटर होगा। कल्टीवेटर के बाद में यहाँ पर पूरा का पूरा हम लोग उसको बराबर करेंगे, जिसको पाटा लगाना बोलते हैं। तो कल्टीवेटर के बैक साइड में ही हम लोग पाटा भी डाल देते हैं, जिससे कि वो खेत बराबर हो जाए। तो उसमें दोनों साइड से बांध देते हैं और एक लोहे का बड़ा सा मोटा सा पाइप रहता है, उस पाइप को हम लोग डाल देते हैं, जिसमें काफ़ी वेट होता है और उसी की वजह से पूरा का पूरा पाटा लग जाता है। तो यहाँ पर पाटा लगाने के लिए अलग से हमें कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक सबसे बेस्ट हमारा पैसा बच जाता है। तो पहला तो हुआ कल्टीवेटर। कल्टीवेटर जैसे होता है उसी टाइम में हम लोग एसएसपी का यूज़ करते हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट। सिंगल सुपर फॉस्फेट की हम मात्रा लेते हैं प्रति एकड़ 5 बैग। अगर हम प्रति एकड़ 5 बैग ले लेते हैं तो सुपर के अंदर सल्फर और फास्फोरस की जो मात्रा होती है अवेलेबिलिटी वाली, तो वो काफ़ी अच्छी हो जाती है और उसी की वजह से ज़मीन भी सॉफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से उत्पादन हमें अच्छा मिल पाता है। तो ये तो हुआ कल्टीवेटर और एसएसपी का रोल। आगे जब हम बढ़ते हैं तो बीज की मात्रा हम लोग लेते हैं यहाँ पर। तो बीज की मात्रा हम लेते हैं प्रति एकड़ 32 किलो से 35 किलो के बीच में, क्योंकि इस टाइम में जो भी बीज लिया जाता है वो बीज की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। अदरवाइज़ बारिश के टाइम में जब हम बोया जाता है फसल को जब सीजनली होता है तो वहाँ पर केवल 15 से 18 किलो ही बोया जाता है, पर यहाँ पर बीज की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा ली जाती है, तो वो काफ़ी अच्छा होता है। और थोड़ी सी सघन खेती बोलते हैं जिसे, पास पास में लगा हुआ होता है, तो वहाँ पर उसका रिस्पॉन्स और ज़्यादा अच्छा मिलता है। एक और बात बता दूं कि हमारे यहाँ पर जो हम खेत देख पा रहे हैं इसमें स्वीट कॉर्न था और आधे खेत में कद्दू था, तो इसी वजह से हमारा खेत खाली है। अदरवाइज़ जिनका भी खेत खाली हो वो प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जैसे समझा कि कल्टीवेटर और उसके बाद पाटा लगाना, उसके बाद सीड्रिल से हम जब बीज बोएंगे तो उसकी क्वांटिटी हमने रखी है यहाँ पर 32 से 35 किलो। उसके बाद हम लोग सीड को ट्रीट करते हैं। तो ट्रीट करने के लिए या तो हम ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास से ट्रीट करेंगे। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इंस्टेंट प्रॉब्लम आती ही है, ऐसा लगता है कि इधर सीड बोया और इधर प्रॉब्लम आती है जो सूखने वाली प्रॉब्लम होती है, तो हमारे यहाँ पर वो होती नहीं है, इसलिए हम लोग ट्राइकोसुडो से ही उसे ट्रीट करेंगे। और अगर आप लोगों के यहाँ पर ऐसी कोई परेशानी है तो जैसे मार्केट में कई सारे फंगीसाइड या सीड ट्रीटमेंट मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है झेलोरा या विटावेक्स या फिर काली सेना। ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें हम ले सकते हैं और उसकी मदद से एक जो फंगल डिसीज़ वाली प्रॉब्लम आती है, जड़ सड़न वाली प्रॉब्लम आती है, विल्ट वाली, कॉलर रॉट वाली, ऐसी कोई भी परेशानी आती है उससे बचने के लिए हम लोग ये काम कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हम आए हैं अभी सीड ट्रीटमेंट तक। अब यहाँ पर जब हम बोते हैं तो बोने के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, एक नाली पाली वाला प्रोल होता है। तो एक पाली बने खेत में
इसी तरह से हम लोग प्लान करते हैं, तो उसके अंदर ही सिस्टम फिट होता है हमारे यहाँ पर। तो वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी वजह से नाली भी बनती जाती है और बीज को बोने में भी किसी तरह से कोई परेशानी नहीं आती है। तो बीज ईजी तरीके से बो भी दिया जाता है और नाली बनने की वजह से एक हेल्प मिलती है कि हमें जब पानी चलाना होता है 20 से 25 रोज के बीच में एक पानी देना रहेगा। इसके अलावा इसे अभी पानी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुरंत अभी बारिश हुई थी, तो बारिश की वजह से खेत में नमी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। खेत भी एकदम काफ़ी भुरभुरा हो रहा है, मिट्टी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि हमने क्या करा था यहाँ पर जो भी कद्दू निकला था उस कद्दू को निकालने के बाद फल निकाल लिया, और फल निकालने के बाद जो उसका एक्सट्रैक्ट बचा हुआ था, जो मटेरियल रॉ मटेरियल बचा था जिसे खेत से बाहर निकाल कर फेंका जाता है, तो हमने फेंकने की बजाय उसे यूज़ में लिया और यहीं पर रोटावेटर से कंप्लीट रोटावेटर कर दिया, ताकि वो कार्बन में बदल जाए, ह्यूमस में बदल जाए और ज़मीन का कहीं ना कहीं इम्यूनिटी पावर बढ़े। तो उसी के लिए हमने यहाँ पर एक ये रोल किया था, तो वो काफ़ी अच्छा रहा और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी उसका मिल रहा है। क्योंकि अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, हमारे यहाँ की ज़मीन एकदम सॉफ्ट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा मुलायम है ज़मीन। देखिए, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये ज़मीन का पोर्शन है और इसको मैं हाथ डाल रहा हूँ तो बहुत ईजी तरीके से अंदर तक जा रहा है हाथ, ये पूरा और गहराई तक हाथ जा रहा है। और मिट्टी की अगर बात करें तो एकदम सॉफ्ट हो चुकी है, यहाँ की मिट्टी पूरी की पूरी भुरभुरी मिट्टी हो चुकी है। आप देखिए मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, हाथ में जरा सी भी मिट्टी नहीं लगी है। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ की ज़मीन सुधर चुकी है और ज़मीन में कार्बन कंडक्टिविटी काफ़ी अच्छी आ चुकी है। इसी रेशो जो होता है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का, वो भी काफ़ी अच्छा है। हमने मिट्टी को भी चेक करवाया, तो यहाँ पर जो परसेंटेज चाहिए वो सारे परसेंटेज भी बेस्ट निकल कर आए हैं। तो उत्पादन तो अच्छा ही मिलना है, और वो माँ प्रकृति के ऊपर डिपेंड होता है सब, कि आगे किस तरह से हमारे एफर्ट तो हमें करना है, और माँ प्रकृति के जो एफर्ट रहेंगे वो उनके रहेंगे, नेचर को हम लोग बदल नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने यहाँ पर बात करी सीड ट्रीटमेंट तक। अब सीड ट्रीटमेंट के बाद में जब होता है सीड सोइंग का, तो सोइंग का रोल जब होता है तो हम लोग उसको करीब करीब ज़मीन का जो लेवल होता है, ज़मीन के लेवल से 3 इंच की गहराई में बोते हैं सीड को। इस टाइम में 2 इंच तक बोना चाहिए वैसे, अगर भारी ज़मीन हो तो। हमारे यहाँ पर हल्की ज़मीन भी है और ज़मीन की उर्वरा शक्ति काफ़ी अच्छी है, तो जर्मिनेशन काफ़ी अच्छा आता है हमारे यहाँ पर। तो हम लोग 3 इंची बोने जा रहे हैं, और आप 1.5 से 2 इंची भी बोएंगे। बारिश का टाइम है तो कोई परेशानी नहीं होती है। जैसे आप देख रहे होंगे बादल छाए हुए हैं और मौसम एकदम अच्छा है, सुहावना मौसम है, तो सीड को जर्मिनेशन होने में किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होती है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अगर इन्हें हम ध्यान रखते हैं तो उत्पादन, एक अच्छा उत्पादन भी ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देने वाले हैं 20 रोज में पानी। तो 20 रोज में जब पानी देंगे, वो पानी स्पीड वाला पानी होता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा पानी अगर भरता है तो उससे परेशानी होती है, और अगर बारिश हो गई, तेज बारिश होती है और पानी रुकता है तो भी परेशानी होती है। इसीलिए हम लोग नाली वाला रोल कर रहे हैं। तो नाली जब बनेगी तो किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होगी, पानी स्पीड में खेत से निकलकर बाहर हो जाएगा, वो एक अच्छा हमें मिलने वाला है। तो यहाँ पर ये भी करने वाले हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जब हम लोग 20 रोज में पानी देंगे, तो 20 से 25 रोज के अंतराल पे जो पानी जाएगा, उस पानी में हम लोग यहाँ पर लेने वाले हैं सल्फर और डाई अमोनियम फॉस्फेट। ये इसलिए देना है कि सल्फर पौधे को लगता ही है, दाल वाली तिलहनी वाली फसलें जो होती है उनमें सल्फर की रिक्वायरमेंट होती है। और फास्फोरस इसलिए देंगे कि फास्फोरस ही एक मेन बिल्डिंग ब्लॉक होता है, जो कि रूट का डेवलपमेंट, प्लांट का स्ट्रक्चर, सारी चीज़ों को बेस्ट बनाने के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। वो होती है सीधी सीधी फास्फोरस की, तो वो भी कमी ना रहे, इसलिए हम लोग फास्फोरस फिर से एक बार डालने वाले हैं। नाइट्रोजन अलग से हम नहीं देंगे, क्योंकि डाई अमोनियम फॉस्फेट जो होगा उसमें नाइट्रोजन ऑलरेडी आता है, तो वो पूरा कवर करेगा। इसके बाद होती है स्प्रे वाली बात। तो स्प्रे हम लोग यहाँ पर जो लगाने वाले हैं वो 18 रोज के बीच बाद में लगाने वाले हैं, 15 से 18 रोज के बीच में। और स्प्रे में जाएगा एक सबसे पहला ह्यूमिक एसिड 19-19 और एक रोको फंगीसाइड रहेगा। रोको क्यों लेना है? क्योंकि बारिश का टाइम है, तो अदरवाइज ऐसा लगेगा अगर नीड नहीं रही तो हम लोग वो भी नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग चाहते हैं हमारा खेत सुधरे।
सबसे मेन। तो जितना कम फंगीसाइड का यूज़ हो वो कम करें तो ज़्यादा अच्छा है। उसी के साथ में एक इल्ली नाशक हल्का बुल्का कोई सा भी ले लेंगे, जैसे प्रोफेनो वगैरह होता है या इसी तरह से, तो सिंपल सा ले लेंगे। और अगर वो भी नहीं लिया, अगर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं रही, तो हम लोग एक स्प्रे करने वाले हैं बवेरिया बेसियाना के। और बवेरिया बेसियाना एक ऐसा ज़बरदस्त प्रोडक्ट है जो बैक्टीरियल है और पूरा का पूरा मित्र कीट है, और वो पूरी की पूरी इतनी अच्छी कैनोपी बनाता है कि वो अंडा, प्यूपा, निम्फ इन सब को खा के ख़त्म कर देता है। तो वो इतना ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए। तो हम लोग यहाँ पर ये भी ले सकते हैं। कंडीशन बता रहा हूँ, जैसी कंडीशन रहेगी वैसा हम थोड़ा सा मूव करेंगे, अदरवाइज बोनी तो हो ही जाएगी। 2 रोज के अंदर अंदर हम बो भी देंगे। आज कल्टीवेटर होगा, कल का वेट करेंगे, परसों में बो देंगे। और इसके बाद की अगर हम बात करें तो करीब 35 रोज में, 35 से 40 रोज में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो फ्लावरिंग के उस समय में एक अमीनो बेस कोई प्रोडक्ट हम लेंगे और एक इल्ली नाशक फिर से लेना रहेगा, और उसी के साथ साथ 05234 का हम स्प्रे करने वाले हैं। तो ये हो गया, 2 स्प्रे हो गए अभी तक। और तीसरा स्प्रे एक और रहेगा जो कि 0050 या फिर 13045 इस तरह से हम लोग लेंगे, और एक इल्ली नाशक लेंगे। तो 3 स्प्रे में हमारा खेत कंप्लीट हो जाएगा, और 60 से 65 दिन या लास्ट 70 दिन में खेत में हार्वेस्टिंग हो जाएगी, और ये हरा का हरा, छोड़ का छोड़ बिक जाएगा। और एक केस क्रॉप की कैटेगरी में होती है ये क्रॉप। तो ये इधर उखड़ा और इधर पैसा नगद। और एक और काफ़ी अच्छी चीज़ है कि हमारे यहाँ पर व्यापारी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, व्यापारी हमारे यहाँ पर आ जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा हमें सपोर्ट मिल जाता है। दोस्तों, आपके यहाँ पर व्यापारी का कैसा मोड होता है वो भी हमें शेयर कीजिएगा, हमें भी बताइएगा कि किस तरह से आपके यहाँ पे खरीदी होती है। और ये प्लान कर सकते हैं। और सबसे कम खर्च, बहुत कम खर्च की क्रॉप होती है। अभी अगर बीज की बात करें तो 5000-7000 के बीच में क्विंटल में बीज आ जाता है। तो 1 एकड़ की अगर हमने बात करी तो 30 से 35 किलो के आसपास हमें अगर लगता है, तो 2200 से 2500 के बीच में 1 एकड़ में सीड की प्राइस रहेगी। उसके बाद मैंने आपको एसएसपी बताया, तो 5 एसएसपी जाते हैं। एक 400 रुपये का भी अगर एसएसपी बात मानते हैं हम, तो 1500 से जो भी 1500 से 2000 के बीच में करीब एसएसपी हो जाता है। इसके बाद में सल्फर हम जो 3 किलो से 5 किलो के बीच में लेने वाले हैं, 100 रुपये किलो के हिसाब से 500 रुपये का सल्फर हो जाता है। एक डाई अमोनियम फॉस्फेट 1450 रुपये के आसपास आता है, और लेबर चार्ज उसमें रखता है करीब 300 रुपये डालने का। और एसएसपी को अगर डालते हैं तो भी 300 रुपये ही चार्ज होता है 1 एकड़ का। हम लोग यहाँ पर प्लान कर रहे हैं 5 एकड़ में। अभी जितना खेत खाली है उतना 5 एकड़ में हम लोग प्लान कर रहे हैं। और उसके बाद में सीधा का सीधा हार्वेस्टिंग पे ही हम लोग देखेंगे कि कितना उत्पादन आता है। और इस बीच में हम लोग आपको जानकारी देते रहेंगे कि किस तरह से ये पकता है, किस तरह से इसमें कोई परेशानी आती है, क्या क्या परेशानियाँ आती, किस तरह से रोग आते हैं, वो हम लोग समय समय पर आपको जानकारी देते रहेंगे। दोस्तों, अगले वीडियो में हम मिलने वाले हैं मटर की खेती के ऊपर। तो आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।